जी भाई अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आईपी। आईपी क्या होता है? हमने ना कल एक चीज डिस्कस की थी। हमने कल ये पढ़ा था कि हमारे पास जो एड्रेसेस होते हैं जो हम अपनी डिवाइसेस को देते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एड्रेस आता है उसको हम कहते हैं हमारा फिजिकल एड्रेस है। किसी भी डिवाइस का एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है, तो वो हमारा एक फिजिकल एड्रेस होता है। एक हमारा फिजिकल एड्रेस होता है डिवाइस का, और एक दूसरा एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। तो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का इस सर्वर का दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक फिजिकल एड्रेस होता है और एक लॉजिकल एड्रेस होता है। जो फिजिकल एड्रेस होता है इसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। ये हमारा मैक एड्रेस होता है। ठीक है। और जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है, यहाँ पे आती है हमारी आईपीस। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि जो मैक एड्रेस होते हैं ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करते हैं। जो हमारी ओएसआई मॉडल के अंदर लेयर्स पड़ी थी कल, डाटा लिंक लेयर, ये यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे स्विचेस मैक मैक ये वाले हमारे होते हैं, ये एड्रेसेस काम करते हैं। लेकिन जो हमारे पास आईपीज होती हैं ये हमारे पास नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है। नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है। ठीक है। तो जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एनआईसी कार्ड होता है किसी भी सिस्टम का, उसके ऊपर मेंशन होता है, और जब हमारी डिवाइस बनती है तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर उसी डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस दे दिया जाता है, ताकि उसको हम इंडिविजुअल डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी एड्रेस का क्या एड्रेस है। तो उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस भी जरूरी होता है, तो लॉजिकल एड्रेस जो है ना वो भी हम अपने डिवाइस को देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईपी। तो दो तरह के एड्रेसेस होते हैं। अब मैक तो एक तरह का ही होता है जो हम जब कोई भी डिवाइस बनती है तो उसको हम असाइन कर देते हैं, जो कंपनी वाले उसको बना उसके ऊपर लिख देते हैं या उसको दे देते हैं। लेकिन जो लॉजिकल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, फिर इसके अंदर डिफरेंट दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। आईपी हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है पब्लिक आईपी और एक हमारे पास होती है प्राइवेट आईपी। दो तरह की आईपी हमारे होती है हमारे पास, एक पब्लिक आईपी होती है और एक हमारे पास होती है प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी कहाँ पे यूज होती है, कारण हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इसको, कि जब भी हम कोई अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, लैन बनाते हैं, जहाँ पे हम हमारी कोई एक बिल्डिंग है या हमारा कोई एक ऑफिस है, वहाँ पे विद इन बिल्डिंग कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारे तमाम सिस्टम हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है बिटवीन डिवाइसेस, वो किसके थ्रू हो रही होती है, वहाँ प्राइवेट आईपी यूज हो रही होती है। लेकिन अगर आपको इंटरनेट के ऊपर जाना है तो वहां पे आपको पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ती है। तो फॉर इंटरनेट आप वहां पे पब्लिक आईपी का यूज करते हो। सेम उसी तरह मैं आपको ना यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। अब फर्ज कर लें आप पाकिस्तान के अंदर हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान के नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं, तो आप पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो आप पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सिर्फ एक आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर जाना है, फर्ज कर लिया पाकिस्तान है, अगर आपने इस बाउंड्री से बाहर निकलना है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ आईडी कार्ड है। आप अपने आईडी कार्ड दिखा के बाहर नहीं जा सकते, दूसरे कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। यूएसए जाना है, यूके जाना है, या आपने किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर जाना है, आप सिर्फ आईडी बेस आईडी दिखा के नहीं जा सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वीजा बनाना पड़ेगा। वीजा लगवाना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, सारे प्रोसेस होता है, आपको उससे जो है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्या यूज करते हैं, आईडी कार्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन करनी है, आपने किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाना है, तो वहां पे आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि जो हमारा आईडी कार्ड होता है ये हमारी प्राइवेट आईपी होती है। ये हमारी होती है भाइयों प्राइवेट आईपी। ठीक है। लेकिन ये जो पासपोर्ट होता है ये हमारी होती है पब्लिक आईपी। इसी तरह डिवाइसेज के साथ इसी तरह होता है टेक्नोलॉजी के अंदर, कि अगर आपने कोई लैन बनाया हुआ है, लोकल नेटवर्क बनाया हुआ है, और वहां पे आप चाहते हैं मेरे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करें, कोई बाहर से उसको आके ना देख सके, हम विद इन बिल्डिंग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं नेटवर्क की, तो वहां पे आपकी प्राइवेट आईपी यूज हो रही होती है। लेकिन अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाना चाहते हो, आप कोई ऐसे सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो जो किसी दूसरी जगह पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपको उसको आप इंटरनेट केबल के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, वो कहीं दूसरे कंट्री के अंदर किसी दूसरे लोकेशन पर पड़ा हुआ आपकी कंट्री के अंदर, तो वहां पे आपको फिर पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दो तरह की आईपी होती है, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है। अब हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आईएनआर ऑर्गेनाइजेशन होती है।
IANA, इसको आप सर्च कीजिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन है, यही इन आईपीज को बनाती है, मैनेज करती है, एलोकेट करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, इन आईपीज को ये सारा जो है मैनेज करती है आयन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी हमें जो आईपी मिलती है वो हमारे जो आईएसपी होते हैं उन्हीं की तरफ से मिलती है, और जो आईएसपी होते हैं वो इन्हीं से लेते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं से आईपीज परचेज करते हैं, हमें देते हैं। ठीक है भाइयों। तो दो तरह की आईपीज होती हैं हमारे पास। ये हमारे आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, उसको दो तरह की आईपीज हमेशा असाइन होंगी। प्राइवेट आईपी होगी उसके पास, और एक होगी पब्लिक आईपी। जो आयना ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना कुछ आईपी रेंजेस, आप कहीं भी देखेंगे ना आपको इस तरह आईपी नजर आएगी, 20.0.1.17, ठीक है, या 192.10.72.8, इस तरह आपको नजर आएगी। लेकिन कुछ आईपी रेंज होती है वो प्राइवेट होती है, वो पैसे कैसे पता चलेगा कौन सी आईपी प्राइवेट है कौन सी पब्लिक है। कुछ रेंज उन्होंने प्राइवेट आईपी के लिए मुफ्त से कर दी है। लाइक जो भी आईपी 192 से स्टार्ट होगी, या कोई भी आईपी रेंज 10 से स्टार्ट होगी, या कोई भी आईपी रेंज 172 से स्टार्ट होगी, आपने इसको फौरन देख के समझना है ये हमारी प्राइवेट आईपी है। तो ये हमारी होती है प्राइवेट आईपी। इसके अलावा अगर कोई आईपी किसी और नंबर से स्टार्ट हो रही है तो वो हमारी होती है पब्लिक आईपी। ठीक है, तो ये हमारी प्राइवेट आईपी होती है जो 192.10 या 172 से स्टार्ट होती है। बीच में कोई भी नंबर आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन उस जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है तो जो नेटवर्क है, अगर उसका नेटवर्क 192 है या 10 है या 172 है, तो मोस्टली जो ना हमारे पास प्राइवेट आईपीज होती हैं। तो हमारे पास प्राइवेट आईपीज होती हैं। उसके अलावा जो भी आईपीज 17 से स्टार्ट हो रही हैं, 21 से स्टार्ट हो रही है, कोई भी नंबर अदर देन दैट, तो वो हमारी पब्लिक आईपीज होती हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है ना दो वर्जन होते हैं। एक होता है IPv4 और एक हमारे पास होता है IPv6। दो तरह की आईपीज होती है हमारे पास। ठीक है, अभी जो हम यूज कर रहे थे वो हम थोड़े सालों पहले ही तक यूज कर रहे थे, IPv4 वर्जन यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी जो न्यू वर्जन आया है काफी देर पहले ही आ चुका है ये वाला, लेकिन अभी जो असाइन भी हो रही है जिनको हम यूज भी कर रहे हैं वो IPv6 है। IPv4 IPv6 दोनों हम यूज कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि क्योंकि IPv4 जब बना था तो वहां पे ऑब्वियसली इसको जब बनाया गया तो जब भी कोई डिवाइस बनती है तो उसको हम आईपी एलोकेट करते हैं डिवाइसेस को, लेकिन डिवाइसेस ज्यादा है और आईपीज कम है हमारे पास। ठीक है, इसलिए यहाँ से जो आईपी रेंज है वो फिनिश हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसलिए हम जो अब यूज कर रहे हैं वो IPv6 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो IPv4 होता है वो आपको इस तरह नजर आएगी, 20.2.3.10। आपने आईपी लिख ली यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ IPv4 की कर रहा हूँ। IPv4 इस तरह कहीं पे आपको नजर आए तो उसके अंदर ये 4 ऑक्टेट होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑक्टेट। ये एक बॉक्स है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड बॉक्स है, ये हमारे पास थर्ड बॉक्स है, और ये हमारे पास फोर्थ बॉक्स है। ये जो इंडिविजुअल बॉक्स है, एक बॉक्स, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। ये हमारा ऑक्टेट होता है। ये हमारा क्या होता है भाइयों, ऑक्टेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स यहाँ पे होते हैं, 8 बिट्स यहाँ पे होते हैं, 8 बिट्स यहाँ पे होते हैं, और 8 बिट्स यहाँ पे होते हैं। तो IPv4 के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं और हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ये आपने याद रखना है। तो टोटल बिट्स कितने हो गए, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, IPv4 के अंदर टोटल 32 बिट्स होते हैं, लेकिन IPv6 के अंदर ज्यादा होते हैं, 16, एक के अंदर 16 होते हैं। ठीक है, IPv6 जो होता है उसके एक बॉक्स के अंदर 16 बिट्स होते हैं। इस तरह 16 यहाँ पे होंगे, 16 यहाँ पे होंगे, 16 यहाँ पे होंगे, और 16 यहाँ पे होंगे, और वहां पे उसके अलग से भी आता है, आगे भी आती हैं चीजें, 20 यहाँ पे आ गया, 17, तो उसके अंदर 8 बॉक्स बनते हैं। ठीक है, और हर बॉक्स के अंदर 16 बिट्स होते हैं। तो 16 बिट्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कितने बिट्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास IPv4 होता है उसके अंदर टोटल बिट्स 32 होते हैं और 4 ऑक्टेट होते हैं। अब बिट्स किस तरह हमें किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे बिट्स किस तरह होते हैं हमारे पास, उसके लिए आप ये समझ लो, अभी मैंने आपको बोला कि जो IPv4 होता है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। बिट्स का मतलब ये होता है कि उसको बाइनरी वैल्यू उसको दी गई होती है, क्योंकि हम जो नंबर हमें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको आईपी में कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन कंप्यूटर सर्वर इन नंबर्स को नहीं समझता। 20 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, तो उसको बैकएंड पे जो 0 और 1 के फॉर्म में उसको समझता है, कोडिंग को 0 1 0 1 इसको समझता है वो।
सर्वर या कंप्यूटर, ठीक है। तो इसलिए वहां पे ये हमारी डेसिमल वैल्यू होती है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी वैल्यू के अंदर, फिर हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितने बिट्स होते हैं। उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा उससे पहले एक और बात समझ लो। चलो इसी को कर लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हम यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले आपने इसको याद रखना है, फॉर्मूला होता है, आपने इसको याद रखना है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। आपको कोई भी आईपी मिल जाए, ठीक है, आपको कोई भी आईपी दे जाए और अभी वो आपको कहेंगे आप इसकी डेसिमल वैल्यू निकालें, सॉरी बाइनरी वैल्यू निकालें, ठीक है। फर्ज करें आपके पास ना ये आईपी है 20.10.8.128, ठीक है। तो हमने कहा इसके अंदर भी 8 बिट्स होते हैं, इसके अंदर भी 8 बिट्स होते हैं, इसके अंदर भी 8 बिट्स, हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे किस तरह होते हैं 8 बिट्स, किस तरह होते हैं। तो अगर आपने बिट्स निकालने के लिए आपको डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी के अंदर। तो किस तरह करेंगे ये देखें। सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है 20, तो यहाँ से 3 नंबर को हम प्लस करेंगे तो 20 बनेगा। 16 को प्लस करेंगे, 4 को प्लस करेंगे 20 बनेगा। तो जिनको प्लस करके 20 बन रहा है उनके नीचे आपने सिर्फ 1 लगा देना है, सिर्फ ये करना है। बाकी के नीचे आप 0 लगा दें सबके साथ। इसका मतलब है कि जो 20 है उसकी डेसिमल वैल्यू, उसकी बाइनरी वैल्यू क्या आ रही है 0 0 0 1 0 1 0 0। तो देखो यहाँ कितने बिट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट्स आ गए। तो इस तरह हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। इसी तरह 10 की वैल्यू निकाल लो, 10 को किस में प्लस करेंगे 8 और 2 10, बाकी के नीचे आप 0 लगा लो। ये इसी तरह ये हमने किसकी डेसिमल वैल्यू निकाल ली, बाइनरी वैल्यू निकाल ली हमने, 10 की बाइनरी वैल्यू निकाल ली। इसी तरह अगर आप 8 की निकालना चाहो तो 8 से बनता है, यहाँ पे 1 लगा दो, बाकी के नीचे आप 0 लगा लो। इसी तरह हमारे पास 128 की बाइनरी वैल्यू निकालनी है आपने, तो उसके लिए 128 के नीचे 1 लगा दो और बाकी के नीचे आप 0 लगा दो। ठीक है भाई, तो बहुत इजीएस्ट वे है, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको कन्वर्ट करने के। तो ये हमने क्या किया, बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स निकाल लिए। अगर इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म के अंदर तो जो कंप्यूटर सर्वर होते हैं वो इसको समझते हैं, इन वैल्यूज को, वो इनको नहीं समझते, ठीक है। तो हम अगर इसको लिखें तो इस तरह लिखेंगे, लाइक पहले एक ही लिख लो 0 0 0 1 0 1 0 0, डॉट लगा दिया, ठीक है। मतलब मैंने 20 लिख दिया, ये इसका मतलब 20 की वैल्यू। अब मैं 10 लिखूंगा तो 10 को किस तरह लिखेंगे, 10 की वैल्यू लिखेंगे 0 0 0 1 0 1 0, डॉट लगा दिया, मतलब ये मेरा 10 बन गया। इसी तरह 8 की लिखेंगे 0 0 0 0 1 0 0 0। इसी तरह 128 की लिख देंगे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह जो ना हम, आपने अगर कोई आईपी मिला हुआ है तो उसको हम बाइनरी में या नंबर ऑफ बिट्स उसके निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये हम तब टेक्निक यूज करते हैं जब हम सेपरेटिंग करेंगे, वहां पे नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ नेटवर्क निकालेंगे, तो तब वहां पे हमें जरूरत पड़ती है अपने डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है भाइयों। तो इसलिए जो ना हम इसको ना आपको पता होना चाहिए कि हम अपने डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे डिस्कस करेंगे जब हमारी आगे चीजों को लैब आएगी हमारी। उसके बाद क्या होता है, हमने पढ़ा कि जो हमारा आईपी होता है ये लॉजिकल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का या किसी भी। अब होता क्या है कि अब फर्ज कर लो आपके मोबाइल आपके पास, उस मोबाइल के अंदर आपके 150 कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप क्या 150 कॉन्टैक्ट को इंडिविजुअली याद करोगे, इम्पॉसिबल, आप नहीं याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कल किसी कॉल मिलानी है तो आप नहीं याद कर सकते, फिर आप क्या करते हो, आप अपने मोबाइल के अंदर नेम से सेव कर देते हो, वो जो नंबर होता है वो किसी नेम से सेव कर लेते हो, ABCD। तो अगर कल को आपको किसी ने कॉल करनी है, आपने किसी को कॉल करनी है, तो आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट ओपन करोगे और बी को कॉल करोगे। तो एक्चुअली आप बी को कॉल नहीं कर रहे होते, कॉल किसको लग रही होती है, जो बी नाम से, बी तो सिर्फ सेव होता है नाम आपके फ्रेंड का, तो उसका बैकएंड में जो नंबर होता है वो कॉल उसको जा रही होती है।
ठीक है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि जो हमारे आईपीज होते हैं इनको हम जो है याद नहीं कर सकते। बहुत सारे सर्वर हैं, लाइक जो है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप फेसबुक यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो। तो अगर आप कोई भी जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास चलती हैं, तो बैकएंड पे किसी ना किसी सर्वर के ऊपर होस्ट है, इसी सर्वर के ऊपर चल रही है। आप उस सर्वर का कोई आईपी एड्रेस भी होगा। ठीक है, तो अगर हमने जीमेल को सर्च करना है या हमने फर्ज कर लें फेसबुक को सर्च करना है इंटरनेट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उस सर्वर की आईपी लिखेंगे यहाँ पे। चलें, फेसबुक की सर्वर की हमने आईपी तो याद कर ली, ठीक है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी भी एप्लीकेशन हैं, गेमिंग एप्लीकेशन हैं, बैंकिंग साइट एप्लीकेशन हमारे पास, तो क्या सबकी आईपी याद करनी पड़ेगी? नहीं, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए उसको याद करना। तो फिर हमने उसको क्या किया, जिस तरह हम नंबर्स को नेम से सेव कर लेते हैं, इसी तरह इनको भी हम कोई नेम दे देते हैं। जो हमारी आईपी होती हैं, इनको भी हम कोई नेम दे देते हैं, मतलब उनको कोई डोमेन नेम इसको दे देते हैं। इस तरह उसके डोमेन नेम बाय कर लिए, facebook.com, mywebsite.com, ठीक है, codingcamp.com, udemy.com, zoom.com। तो इस तरह डिफरेंट हम नेम दे देते हैं उनको। तो जब भी हम कुछ सर्च करते हैं facebook.com या amazon.com, तो बैकएंड पे रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही होती है, उस सर्वर को अब ये नहीं पता कि facebook.com क्या है या zoom.com क्या है। उसको ये पता होता है कि आप जो सर्च कर रहे हैं वो बैकएंड पे किस आईपी के साथ एसोसिएट है। तो वो जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जिस सर्वर के ऊपर होस्ट होता है, वो आपको आपकी रिक्वेस्ट वहां पे ले जाता है। तो इस तरह बैकएंड पे ना हमारा काम चल रहा होता है इंटरनेट के ऊपर। तो आईपीज की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आईपीज हमारे लिए जरूरी होती है, इसके बगैर हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ओवर द इंटरनेट। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है? आईपीज भी फिर आगे दो तरह की आ जाती है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास, एक तो पढ़ लिया पब्लिक आईपीज होती है, प्राइवेट आईपी होती है। तो पब्लिक के अंदर भी ना हमारे पास दो तरह की आईपीज आ जाती है। पब्लिक आईपी दो तरह की होती है हमारे पास, एक होती है डायनामिक आईपी। डायनामिक आईपी होती है और एक होती है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी, ये दो तरह की आईपी हमारे पास होती है। क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? जो डायनामिक आईपी होती है ना, ये आपकी चेंजेबल होती है, ये चेंज होती रहती है आपके। लेकिन जो स्टैटिक होती है फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है आपकी आईपी। ठीक है, अब आप देखो, आपको भी सर्वर चल रहा है, हम EC2 की बात कर लेते हैं। हमने AWS के ऊपर को अपना वर्चुअल मशीन बनाई है EC2 के नाम से, तो हमने उसको पब्लिक आईपी दे दी है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट किसी भी EC2 को आप पब्लिक आईपी देते हो या उसको साइन होता है, वो कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट डायनामिक ही होता है। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप EC2 को स्टॉप करोगे, ठीक है, फर्ज कर लें आपकी एप्लीकेशन चल रही है, तो एप्लीकेशन आप रात को अपने सर्वर को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ट्रैफिक नहीं आती हमारे सर्वर के ऊपर, या रात को शॉपिंग नहीं होती तो हम उसको बंद कर देते हैं। तो सुबह मॉर्निंग या अर्ली मॉर्निंग में उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप अपने सर्वर को दोबारा स्टॉप करके स्टार्ट करोगे, तो आप पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्टैटिक आईपी तो फिक्स रहता है। अगर आपने अपने EC2 को कोई आईपी दिया हुआ है, कोई स्टैटिक आईपी दिया हुआ है, तो आप अपने सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करोगे तो उसका आईपी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। मैं आपको लैब के अंदर भी यही चीज करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये डिफरेंस होता है, डायनामिक आईपी अगर चेंज होता रहता है और जो स्टैटिक आईपी होता है वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए जो ना मोस्टली स्टैटिक आईपी यूज करते हैं। फर्ज कर लें आपकी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है भाइयों, आपकी एप्लीकेशन चल रही है, तो आप फर्ज कर लें ये आपका सर्वर है और उस सर्वर की पब्लिक आईपी है 1.1.1.1। अज्यूम कर लेते हैं ये आपकी सर्वर की पब्लिक आईपी है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपने इस सर्वर की पब्लिक आईपी के अगेंस्ट इसको डोमेन नेम भी दिया हुआ है। जिस तरह हम अपने मोबाइल के अंदर किसी नंबर को नेम से सेव कर लेते हैं, इसी तरह इस पब्लिक आईपी को हम कोई नेम भी दे देंगे। मैं इसको दे देता हूँ shopping.com। ये मेरी शॉपिंग वेबसाइट है, तो मैं इसको दे देता हूँ shopping.com। तो अब जिसने भी मेरी साइट को एक्सेस करना है या मेरे सर्वर को, मेरी एप्लीकेशन को यूज करना है, वो मेरी आईपी नहीं लिखेगा। ठीक है, वो सिर्फ लिखेगा shopping.com, डोमेन नेम लिखेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आ जाएगी? मेरे सर्वर के ऊपर आ जाएगी, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर है। तो अब होगा क्या कि जैसे वो एक्सेस करेगा तो वो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है एक दिन में। अब हमने रात को अपने सर्वर को स्टॉप कर दिया, ठीक है, हमने रात को अपने सर्वर को स्टॉप कर दिया और जब दोबारा अर्ली मॉर्निंग दोबारा अपने सर्वर को स्टार्ट किया, तो उसकी पब्लिक आईपी चेंज होके हो गई 2.2.2.3। ये पब्लिक आईपी चेंज होकर हमारी ये हो गई।
अब जहाँ पे उसको हमारी डोमेन नेम होस्ट थी, तो वहां पे तुमने यही अपने सर्वर की आईपी का एड्रेस दिया हुआ था कि भाई ये मेरी सर्वर की आईपी है 1.1, लेकिन वो चेंज हो गई। तो अब आपके यूजर को आपके यूजर आपके एप्लीकेशन या आपके सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आईपी चेंज होगी आपकी। बेशक वो shopping.com सर्च करते रहें, वो आपके सर्वर तक नहीं आ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमने इसको बनाया हुआ है shopping.com, हमने जहाँ से डोमेन नेम बाय किया है, जहाँ पे इसको हम होस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे उनके जो नेम सर्वर होता है वहाँ पे हमने 1.1 इस सर्वर की आईपी डाली हुई है, लेकिन वो तो चेंज हो गई 2.2.3 हो गई। तो इसलिए जो ना हम मोस्टली फिर स्टैटिक आईपी का यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर आप सर्वर को दोबारा स्टॉप भी कर दो तो उसको आप स्टार्ट करो जैसे मर्जी करो, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डायनामिक ऐप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे फिर डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, डीडीएनएस होता है हमारे पास, फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होता है, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको हमने समझाने के लिए कि स्टैटिक आईपी कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी डायनामिक आईपी यूज कर सकते हैं, उसके लिए फिर अलग हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, उनको यूज करना पड़ता है हमारे लिए। ठीक है, कि जैसे ही अगर आपका कोई आईपी चेंज हो गया तो आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली न्यू आईपी पे जाके ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं हमारे पास, तो ही हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या समझना है आपने, जो आपका डायनामिक आईपी होता है वो आपका चेंज होता रहता है। आप जैसे अपने सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करोगे आपका आईपी चेंज हो जाएगा। बट आपका जो स्टैटिक आईपी होता है वो स्टैटिक ही रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। चले जी, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि मैक एड्रेस ही जरूरी होते हैं हमारे डिवाइसेस के लिए, जो फिजिकल यूनिक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जरूरी होते हैं। पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्राइवेट आईपीज आ जाती हैं, उनका अलग अलग पर्पज होता है। फिर पब्लिक आईपी के अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, डायनामिक स्टैटिक आ जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपने किसी कम्युनिकेशन करनी है, कहीं पे किसी नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करनी है, तो वहाँ पे आपको पोर्ट की भी जरूरत होती है। पोर्ट नंबर जो है ना बाय डिफॉल्ट असाइन होते हैं, तो वहाँ पे भी इसको आप इनेबल या डिसेबल करते हो। अब पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं। हाँ, फर्ज कर लें आप जो है ना एक बैंक के अंदर जाते हो। ठीक है, ये आपका एक बैंक है। तो उस बैंक के अंदर जब आप एंटर होते हो तो वहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स बने होते हैं। एक ये काउंटर बना हुआ है, एक आपके पास ये काउंटर बना हुआ है, और एक आपके पास ये काउंटर बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो काउंटर बने हुए हैं इनके अलग अलग पर्पजेज हैं। ठीक है भाइयों, अब देखो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप है, आपने बैंक के अंदर जाना है, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि बैंक का एड्रेस कहाँ पे है, बैंक एक्चुअली किस लोकेशन के ऊपर है, या आप जिस सिटी के अंदर रह रहे हैं मेरे नजदीक कौन सा बैंक है और किस लोकेशन के ऊपर है। तो आपको पहले उसका एड्रेस पता होना चाहिए उस बैंक का। ठीक है, तो फर्ज कर लें वो जो एड्रेस है वो लाहौर के अंदर जो है ना वो डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक में आपका बैंक है, तो आपको उसका एड्रेस पता चल गया। तो फर्ज कर लें आपका आईपी है। ठीक है, आपको आईपी पता चल गया, आपको एड्रेस पता चल गया, लेकिन आप बैंक के अंदर चले तो जाएंगे। अब वहां पे होगा क्या कि वहां पे डिफरेंट काउंटर्स बने होंगे। अब आपने कोई सर्विस लेनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस काउंटर के ऊपर जाना है, या आपका काम किस काउंटर के ऊपर हो रहा है। अब हो सकता है ये जो काउंटर है यहाँ पे कैश विड्रॉ हो रहा हो, इस काउंटर के अंदर कैश डिपॉजिट हो रहा हो। ये जो काउंटर है ये आपके लिए हेल्प डेस्क हो आपके। हम अज्यूम कर लेते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, डिफरेंट होते हैं हमारे पास। तो इस तरह का हो सकता है आपके पास सिनेरियो। तो अब अगर आपने कैश विड्रॉ करना है तो आप इस काउंटर के ऊपर आओगे, अगर आपने कैश डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ पे आओगे, अगर आपने हेल्प चाहिए आपको कोई तो आप इस काउंटर के ऊपर आओगे। ठीक है, इसलिए आपको ये जो नंबर्स यहाँ पे ये फर्ज कर लें ये काउंटर नंबर 1 है, काउंटर नंबर 2 है और ये काउंटर नंबर 3 है हमारे पास। तो इसी तरह आपको एड्रेस के अलावा ये जो काउंटर नंबर है इनको आप फर्ज कर लें हमारी पोर्ट नंबर है, ये हमारी पोर्ट्स हैं। तो आपको इंटरनेट के ऊपर आईपी के अलावा पोर्ट्स भी पता होना चाहिए, जिस तरह बैंक के अंदर जो है ना वो हमें जरूरी होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल आपकी ये है कि आपने एक बॉक्स को पार्सल करना है। ठीक है, आपने एक बॉक्स को किसी लोकेशन के ऊपर पार्सल करना है फिजिकली जाके खुद। तो आपके पास ये बॉक्स है, तो सबसे पहले तो आपको एड्रेस पता होना चाहिए कि इस बॉक्स को मैंने कहाँ पे पार्सल करना है, किस सिटी के अंदर, किस मकान नंबर के अंदर पार्सल करना है। ठीक है भाइयों, तो वो जो उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा, बॉक्स के ऊपर एड्रेस भी लिखा होगा। ठीक है, फोन नंबर नेम वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, तो वो आपका होगा आईपी। वो तुम्हारा आईपी होगा, उसको आप आईपी कंसिडर कर लेंगे, वो हमारा आईपी है, आई एड्रेस है हमारा। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आप उस घर के बाहर पहुंच जाते हो, ये घर है, आप वो
उस डेस्टिनेशन को चले जाते हैं उस बॉक्स को लेके। अब फिर होता क्या है वहां पे जो होता है कि अब हो सकता है उस घर के अंदर जो ना बहुत बड़ा घर है, वहां पे डिफरेंट एंट्रेंस गेट हो, डिफरेंट फैमिली एक ही घर के अंदर रह रही हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो जिसको देना है, जिस पर्सन को देना है, एक्चुअली वो कहाँ पे रहता है। उसको मिलने के लिए मुझे इस एंटर गेट से एंटर होना पड़ेगा, उसको मिलने के लिए इस एंटर गेट से एंटर होना पड़ेगा, या यहाँ से एंटर होना पड़ेगा, यहाँ से मुझे एंटर होना है। तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए। तो आप उसको कॉल करोगे, बोलोगे भाई ये एंट्रेंस नंबर 1 है, ये एंट्रेंस नंबर 2 है, ये एंट्रेंस नंबर 3 है, और ये एंट्रेंस नंबर 4 है। आप उसको कॉल करके ये पूछोगे भाई मैं आपकी लोकेशन के ऊपर आ गया हूँ, आपके जो आईपी मेंशन, आपका जो एड्रेस था मैं उसके ऊपर पहुंच चुका हूँ, मैं आपके घर के बाहर हूँ, लेकिन मुझे ये बता दें कि मैंने कहाँ से एंटर होना है आपके घर के बाहर अंदर, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि आपने 1 से एंटर होना है, तो फर्स्ट कल वो आपको कहता है 1 से एंटर हो जाए। तो ये जो आप यहाँ से 1 से एंटर होंगे, ये आपकी पोर्ट होगी, वो स्पेसिफिक एड्रेस होगा, ठीक है, एंड पॉइंट होगा, जिसको बोलते हैं एंड पॉइंट। तो इस तरह अगर आपने इंटरनेट के ऊपर किसी से कम्युनिकेशन करनी है, किसी सर्वर से, किसी डिवाइस से, तो आपको उसका आईपी एड्रेस भी पता होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए उसका जो डोमेन नेम होता है। उसके अलावा पोर्ट नंबर भी आपको जो है ना वहाँ पे साइन करनी पड़ती है, पोर्ट नंबर का भी वहाँ पे अमल दखल होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है उसको हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। तो हम पोर्ट की बात कर रहे थे कि हमारे पास पोर्ट नंबर होती हैं। तो पोर्ट के अंदर क्या होता है कि अब हमने वो एग्जांपल पढ़ ली कि उसके अंदर क्या चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई सर्वर है, या आपका सर्वर है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, कोई सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे, कोई आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, आपने कोई सर्वर बनाया होगा, अब इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट लोग आएंगे, ठीक है। ओनर भी इसको एक्सेस करना चाहेगा, ओनर ने भी एक्सेस करना है इस सर्वर को, जो आपके यूजर्स हैं इस एप्लीकेशन के उन्होंने भी एक्सेस करना है, जो एडमिन है, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन काम, जिसने जिसने एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने में मेंटेनेंस वगैरह, तो उसने भी एक्सेस करना है आपके सर्वर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डिफाइन करोगे कि मैंने किसको किस एंट्रेंस गेट से एंटर करना है अपने सर्वर के अंदर, ठीक है। मैंने किसको क्या से अलाउ करना है, जो एंड पॉइंट होता है, मैंने किसको कहाँ से अलाउ करना है। तो जो ओनर होगा, हो सकता है आप उसको बोलोगे भाई आप जो है ना वो 22 से आ जाओ, जो पोर्ट नंबर 22 है जहाँ से हम SSH लेते हैं, आप वहां से एंटर हो सकते हो मेरे सर्वर के अंदर, ठीक है। पब्लिक आईपी तो सबके पास है, लेकिन आप उन लोग कहते हो कि भाई आप 22 से एंटर हो सकते हो, जो यूजर्स है आप 22 से एंटर नहीं हो सकते, आपका एंट्रेंस गेट अलग है, ठीक है। सेम लाइक मैं आपको जो प्रीवियस एग्जांपल दी थी, आपका एंट्रेंस गेट अलग है, आप जो है ना पोर्ट 80 से आ जाओ, आपको कोई भी काम है, आप मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस करना तो पोर्ट 80 से आ जाओ, ओनर ने एप्लीकेशन को एक्सेस करना तो आप पोर्ट 22 से आ जाओ, आप पोर्ट 80 से आ जाओ, और आप जो है ना वो पोर्ट 423 से आ जाओ। तो यहाँ पे हम डिफरेंट पोर्ट भी साइन करते हैं अपने सर्वर के साथ, जो हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर यही काम कर रहे होते हैं, ठीक है भाइयों। तो जिस तरह मेरा लैपटॉप है, मेरी आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, एक मिनट, मैं फुल स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टैब्स मेरे पास ओपन है यहाँ पे, ठीक है भाइयों। यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है google.com, यहाँ पे सर्च किया हुआ मैंने chatgpt.com, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप सर्च किया है, यहाँ पे मैंने GCP सर्च किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे मैं कोई सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ youtube.com या facebook.com, तो मुझे मेरे सिस्टम की इसी पोर्ट पे आएगी, वो यहाँ पे ओपन नहीं होगी, या किसी दूसरे टैब के अंदर ओपन नहीं होगी। मैं जिस वेबसाइट को जहाँ पे ओपन करूंगा जिस टैब के अंदर, वो मुझे वहीं पे शो होगी, कि दूसरे टैब के अंदर शो नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम, आपको जो लैपटॉप है उसकी आईपी तो एक ही है सबके लिए, एक ही पब्लिक आईपी है, वो इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर रही है, लेकिन वहां से रिक्वेस्ट आ रही है वो अलग अलग पोर्ट के ऊपर आ रही है आपके लैपटॉप के। तो इसी तरह जो भी सिस्टम होते हैं उनकी आईपीज भी होती हैं, उनके मैक एड्रेसेस भी होते हैं, उनकी अलग अलग पोर्ट्स भी होती हैं, जिसको हम अलाउ या डिसअलाउ करते हैं, डिनाई करते हैं, या उनको हम वहां पे ब्लॉक करते हैं, ताकि ट्रैफिक ना आ पाए हमारे सर्वर के ऊपर, ठीक है भाइयों। तो इसी तरह यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये देखें पोर्ट नंबर क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। जो आईपी से अगला कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा होता है पोर्ट नंबर, कि आपने अब एंटर कहाँ से होना है, एप्लीकेशन को एक्सेस कहाँ से करना है, सर्वर को एक्सेस कहाँ से करना है। तो जो एंट्रेंस पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर। तो डिफरेंट होते हैं हमारे पास, पोर्ट 22 होता है हमारे पास, 53 होता है, पोर्ट 80 होता है, डिफरेंट ये जिसका नंबर नहीं है, तो काफी सारे इसके अंदर ना हमारे पास पोर्ट्स होते हैं। तो इसको आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप यही पोर्ट्स को अलाउ या डिनाई करते हैं। जो हम EC2 बनाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे हम यही चीज देख रहे होते हैं कि हमने किसको अलाउ करना है, किस पोर्ट को हमने ब्लॉक करना है, किस पोर्ट को हमने ऑन करना है, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्स को हम ऑन भी करते हैं और ब्लॉक भी करते हैं। तो इस तरह हम अपने सर्वर को डिफरेंट लोगों से
कम्युनिकेट करवा सकते हैं सिक्योर तरीके से। तो जी भाइयों, हम अपनी लैब स्टार्ट कर ली हमने। तो यहाँ पे हम जो ना वो देखते हैं कि हम अपने सर्वर को पब्लिक आईपी किस तरह साइन करते हैं, प्राइवेट आईपी किस तरह साइन करते हैं, और अगर हमें कोई स्टैटिक आईपी चाहिए तो वो किस तरह साइन होगी, तो वो उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अभी हम AWS के ऊपर लैब कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई एक सर्वर बना लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ पब्लिक सर्वर। पब्लिक सर्वर मैं इसको इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि इसको मैं पब्लिक आईपी साइन करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, पब्लिक सर्वर होगा। तो इसको बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट रहने दें। यहाँ पे आप की पेयर एक जनरेट कर लें अगर आप करना चाहें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट न्यू की पेयर के ऊपर, तो .pp के वाली फाइल डाउनलोड कर लें आप। इसको नेम दे दें पब्लिक की, क्रिएट की पेयर कर दें। उसके बाद अब आना नेटवर्किंग के ऊपर। तो नेटवर्किंग के ऊपर देखें, यहाँ पे क्या है, मेरे पास एडिट पे आपने क्लिक करना है। तो VPC बाय डिफॉल्ट पहले बना हुआ, आपने इसको चूज कर लेना है। अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, ऑटो साइन पब्लिक आईपी। आप वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने इसको इनेबल करना है या डिसेबल करना है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनेबल कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं तो यहाँ पे डिसेबल करूंगा तो मुझे मेरे सर्वर को पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी, सिर्फ उसको प्राइवेट आईपी मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो आपको पब्लिक आईपी मिलती है आपके सर्वर को, वो होती है डायनामिक आईपी, वो स्टैटिक आईपी नहीं होती है। आपको दिखाता हूँ लैब के अंदर। ठीक है, यहाँ आपने इसको इनेबल कर लिया और आपने इसको यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर दिया। आप इसी तरह आप एक सर्वर बना रहे हैं जिसको आप नेम देंगे प्राइवेट सर्वर। तो जो मेरा प्राइवेट सर्वर होगा उसको मैं पब्लिक आईपी नहीं दूंगा। ठीक है, उसको सिर्फ मैं प्राइवेट आईपी ही दूंगा, पब्लिक आईपी को मैं असाइन नहीं करूंगा। इसको मैं नेम देता हूँ प्राइवेट सर्वर। कुछ भी आप नेम दे सकते हैं उसको, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको प्राइवेट सर्वर नेम दे रहा हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे की पेयर जनरेट कर लें एक और, इसके लिए आप सेम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो ना अलग इसका बना रहा हूँ, प्राइवेट की। ये आपको पता है आपने कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था हमने। एडिट पे आ जाए नेटवर्किंग वाले सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ऑटो साइन पब्लिक का भी पहले हमने इनेबल किया था, अब यहाँ पे इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। सिर्फ सिर्फ आपने इतना करना है, बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट रहने दें और लॉन्च इंस्टेंस कर दें। तो अभी आप देखेंगे मेरे पास दो सर्वर बन चुके होंगे, एक पब्लिक सर्वर के नाम से और दूसरा मेरे पास बना होगा प्राइवेट सर्वर के नाम से। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ जरा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये इंस्टेंस ए और बी पहले से बने हुए थे, इसको आप रहने दें। सिर्फ यहाँ पे देखें, एक मेरा पब्लिक सर्वर है और एक मेरा है प्राइवेट सर्वर। तो पहले मैं पब्लिक सर्वर को देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पब्लिक सर्वर है, तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसको पब्लिक आईपी भी मिली हुई है, प्राइवेट आईपी दोनों मिली हुई है। सिर्फ आप जब आप सर्वर बनाते हो तो आप वहाँ पे सिर्फ ये डिफाइन करते हो कि मुझे पब्लिक आईपी चाहिए या नहीं चाहिए। जो प्राइवेट आईपी होती है इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन प्राइवेट आईपी ऑटोमेटिकली साइन हो जाती है आपके सर्वर को। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना होता है कि मुझे पब्लिक आईपी चाहिए नहीं चाहिए, या कौन सी चाहिए। तो आपको जो पब्लिक सर्वर को आईपी मिली है ये आपकी डायनामिक आईपी है, ये स्टैटिक आईपी नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि इस पब्लिक आईपी को यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, और नोट पैड के ऊपर आके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पब्लिक सर्वर की आईपी है। मैं इसको सर्वर का नाम भी लिख लेता हूँ, पब्लिक सर्वर। ये मेरे पब्लिक सर्वर की पब्लिक की है, पब्लिक आईपी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं और मैं अपने इस सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है भाइयों, तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम लेगा स्टॉप होने में।
यहाँ पे देखिए मेरा पब्लिक सर्वर स्टॉप हो चुका है, तो इसका स्टेटस चेंज हो गया है। अब यहाँ पे इसके जैसे स्टॉप हुआ तो इसकी पब्लिक आईपी भी चेंज खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है, खत्म हो गई। लेकिन प्राइवेट आईपी सेम एज इट है, यहाँ पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वही बनी है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने सर्वर को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। इसी सर्वर को मैं दोबारा, जिसको मैंने पहले स्टॉप किया था, स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम। तो ये देखें आप, इसको जो पब्लिक आईपी साइन हुई है वो डिफरेंट है। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसको, पब्लिक सर्वर के ऊपर जाए। यहाँ पे इसको जो पब्लिक आईपी साइन हुई है ये डिफरेंट है, उसको मैं यहीं पे जाके पेस्ट करता हूँ दोबारा। ये देखें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्या है, डायनामिक आईपी है। ये हमारी डायनामिक आईपी है, मेरी स्टैटिक आईपी नहीं है। तो वो जो डायनामिक आईपी होती है वो चेंजेबल होती है, वो चेंज होती रहती है। जैसे आप अपने सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करोगे तो वो चेंज हो जाएगी। तो मेरी डायनामिक आईपी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सर्वर के ऊपर। ये तो हमने लैब कर लिया इसको पब्लिक सर्वर के ऊपर। अब हम चलते हैं प्राइवेट सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, पब्लिक आईपी मुझे शो नहीं हो रही यहाँ पे। क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि इसको मैंने पब्लिक आईपी डिसेबल की थी इसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इंटरनेट पे जा ही नहीं सकता। अगर मैं इसका एसएसएच लूंगा तो मैं इसको कर ही नहीं सकता एसएसएच, क्योंकि इंटरनेट पे जा ही नहीं सकता। ठीक है भाइयों। तो ये जो है ना, इसको मुझे फिर, अगर आप पब्लिक आईपी देना भूल गए हैं या आप खुद नहीं देना चाहते डायनामिक आईपी, आप स्टैटिक आईपी देना चाहते हैं, तो आपको खुद से एलोकेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम लेफ्ट सेक्शन पे जाते हैं। यहाँ पे देखें, नेटवर्किंग वाले सेक्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है इलास्टिक आईपी का। इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आता है एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस, तो इस पे आपने क्लिक करना है, एलोकेट करना है आईपी एड्रेस को। अब वो पूछ रहा है आपने इसको किस रीजन के अंदर बनाना है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे हमारे सर्वर चल रहे हैं जिस रीजन के अंदर, हम इसको भी वहां पे बनाएंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या हमारे सर्वर US+2 के अंदर ही बने हुए हैं, तो मतलब हम इसी रीजन के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करें रीजन के अंदर, तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। ओरिगोन रीजन है तो यहाँ पे देखो US+2 है, तो हम सेम रीजन के अंदर ही हैं, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है तो नीचे एलोकेट कर देना है, और कोई काम नहीं आपने यहाँ पे करना। अब यहाँ पे देखो, इसको रिफ्रेश कर लें यहाँ से। अब मेरे अकाउंट के अंदर आ गई है आईपी। अभी मैंने सर्वर को असाइन नहीं किया, एसोसिएट नहीं की, सिर्फ एलोकेट की है। जो आईपी एलोकेट होती है वो आपके अकाउंट को होती है। ये मेरे अभी अकाउंट के अंदर आई है, मुझे मिली है अमेजोन की तरफ से, AWS की तरफ से मुझे आईपी मिली है, इलास्टिक आईपी, ठीक है। अब अगर इसको मैं किसी सर्वर के साथ एसोसिएट करना चाहूँ, अटैच करना चाहूँ, तो मुझे करना पड़ेगा। लाइक अब मैं एक्शन में जाता हूँ। एक्शन में जहाँ पे नजर आ रहा है आपको एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, एसोसिएट करें इसे। तो मैं एसोसिएट पे क्लिक करता हूँ, मतलब अटैच करें इसको सर्वर के साथ। आप यहाँ पे आ जाए तो वो कह रहा है आपने किस सर्वर के साथ अटैच करना है। यहाँ पे क्लिक करें तो आपको दो सर्वर नजर आएंगे, एक पब्लिक सर्वर और एक प्राइवेट सर्वर। तो मैं इसको प्राइवेट सर्वर के साथ ही अटैच करूंगा, क्योंकि इसको इसी को मैं इलास्टिक आईपी देना चाहता हूँ। अब वो कह रहे हैं आप जिस सर्वर से अटैच करना चाह रहे हैं उसका प्राइवेट आईपी भी लिखते हैं, तो प्राइवेट आईपी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है, आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ रहा है रीएसोसिएशन, स्पेसिफाई वेदर इलास्टिक आईपी एड्रेस कैन बी एसोसिएटेड विद डिफरेंट रिसोर्सेज इफ इट ऑलरेडी एसोसिएटेड विद रिसोर्स। अगर आप उसके बाद में डीटैच करके एक दूसरे सर्वर से अटैच करना चाहें तो आप करना चाहते हैं, नहीं तो मैं भी कह रहा हूँ हाँ मैं कर सकता हूँ। मैंने इसको अलाउ कर दिया, यहाँ पे मैं एसोसिएट पे क्लिक करता हूँ। तो अब मेरी आईपी जो है ना वो मेरे सर्वर के साथ अटैच हो चुकी है, ठीक है भाइयों। तो अब मैं जाता हूँ इंस्टेंसेस के पास। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, प्राइवेट सर्वर। तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक इलास्टिक आईपी आ चुकी है। ये मेरी अब डायनामिक आईपी नहीं है, ये मेरी है तो पब्लिक आईपी। जो स्टैटिक आईपी होती है वो आपकी एज ए पब्लिक आईपी ही काम करती है, बट वो क्या होती है आपकी स्टैटिक आईपी होती है, चेंज नहीं होती। तो ये मेरी स्टैटिक आईपी है। कैसे पता चलेगा? हम अपने सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चेंज होता है कि नहीं होता। सॉरी ये नहीं है, DNS नेम है, ये वाली पब्लिक आईपी आपकी 44.228। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। मैं इसको नोटपैड पे आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम अपने सर्वर को स्टॉप करते हैं, प्राइवेट सर्वर के ऊपर ही काम कर रहे हैं, इसको हम स्टॉप करके और दोबारा से स्टार्ट करके देखते हैं इसको।
मेरा सर्वर स्टॉप हो चुका है, इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें, इंस्टेंस स्टेट पे जाएं, स्टार्ट पे क्लिक करें। अब ये रनिंग फॉर्म में आ रहा है, यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लें। इसका जैसे रनिंग फॉर्म में आएगा, इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, इसका स्टेटस चेंज हो गया। अब मैं प्राइवेट सर्वर पे क्लिक करता हूँ। आप इसका ये आईपी देखें, क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ कैसे पता चलेगा। इसको कॉपी करें, यहाँ से नोट पैड पे आके यहाँ पे सेम वही पेस्ट कर दो। देखो सेम वही कॉपी है, वही आईपी हमारे पास जो स्टॉप होने से पहले था, स्टार्ट होने के बाद भी वही है हमारे पास। तो इस तरह आपको जो स्टैटिक आईपी होता है वो चेंज नहीं होता आपके पास, ठीक है। जो आपका डायनामिक आईपी होता है वो आपका चेंज होता रहता है। अगर आप कोई इंस्टेंस बनाते हो, कोई आईपी साइन करते हो उसको, तो वो डायनामिक होता है। अगर आप उसको कोई आईपी एसोसिएट करना चाहते हो, अलग से स्टैटिक आईपी देना चाहते हो, तो आपको अलग से एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी माइनर सी कॉस्ट होती है, ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है इसकी स्टैटिक आईपी की। बट आप जो है ना कोशिश करें, अगर आप रियल टाइम में काम कर रहे हैं तो अगर आपने स्टैटिक आईपी यूज कर रहे हैं, तो अगर किसी सर्वर के साथ अटैच है आपका आईपी, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं अटैच तो उसको जो है ना वो डिसोसिएट कर दें उसको, ठीक है। वापस कर दें AWS को, वरना आपको फिर बिल पड़ता रहेगा। जिस तरह ये इलास्टिक आईपी है, इसकी कॉस्ट पड़ती रहती है। अगर वैसे पड़ा हुआ है जिस तरह अभी, तो मेरे सर्वर के साथ अटैच है, तो मुझे ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी इसकी। सर्वर के बिल के साथ इसकी कॉस्ट आ जाएगी, अलग से कोई इसकी कॉस्ट नहीं होगी मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको किसी सर्वर से एसोसिएट भी नहीं किया हुआ, वैसे पड़ा हुआ है, लाइक अगर आपने इसको यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा रिलीज इलास्टिक आईपी एड्रेस, रिलीज करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे रिलीज करता हूँ। The following address cannot be released because the associate removed the system by using action associate elastic address action तो इसमें नेट गेट भी इसमें अच्छा ठीक है। इसको जो ना पहले उसको नेट गेट में बना के इसको पहले डिसोसिएट करना पड़ेगा, और फिर जो ना हमारा बाद में डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो आप इस तरह जो ना आईपी के ऊपर काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ इस चांसेस के ऊपर। तो आपने इसको जो पब्लिक आईपी दिया हुआ है, जो आपने इसको इलास्टिक स्टैटिक आईपी दिया है, ये आपका पब्लिक आईपी की तरह ही काम करेगा, ठीक है। ये आपका प्राइवेट आईपी नहीं होता, स्टैटिक आईपी होता है, आपका पब्लिक आईपी होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी मुझे शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं की, वेब पेज नहीं बनाया। अगर कुछ होता तो मुझे जो ना वो जरूर दिखाता। तो अब आपने यही चीज़ें लैब के अंदर परफॉर्म करनी है। यहाँ पे 2 लैब्स है, आपने उसको परफॉर्म करना है, और कोशिश करना है अगर आप अपने अकाउंट के ऊपर ही सारा काम कर रहे हैं, तो वहां पे इसको बाद में टर्मिनेट भी करते हैं सारी चीजों को। जो भी रिसोर्सेज है आपके पास उसको आप टर्मिनेट भी कर लें। मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ यहाँ से। मेरे सर्वर टर्मिनेट हो चुके हैं। अब मैं दोबारा जाऊंगा। अब मैं इलास्टिक आईपी पे जाता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अब हम इसको रिलीज कर सकते हैं, अपने इलास्टिक आईपी जो हमारा होता है, इसको अब यहाँ से हम रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोबारा वापस करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको डिसोसिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखने को डिसोसिएट इलास्टिक आईपी ट्रैप, तो यहाँ पे क्लिक करें, डिसोसिएट कर लें पहले इसको। डिसोसिएट करके वो कह रहा है पहले से डिसोसिएट है, क्योंकि मैंने सर्वर को कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया। तो बाद में आप इसको जो है ना वो डिसेबल भी कर सकते हैं, और बाद में आप इसको रिलीज भी कर सकते हैं, रिलीज आईपी एड्रेस, ठीक है। तो डिफरेंट तरह का काम यहाँ बाद में इसको वापस करना चाहें तो आप उसको बाद में वापस भी कर सकते हैं। जी भाइयों, यहाँ तक क्लियर है।